आप लोगों का किरण PSCS क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल पिछले क्लास में पढ़े थे और आज के क्लास में जो है आर्टिकल को ही कंटिन्यू करेंगे। कितने पार्ट हैं, कितने आर्टिकल हैं और इसका क्या सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने सिटीजनशिप को पढ़ा दिया था और आज के क्लास में हम फंडामेंटल राइट का जो भी आर्टिकल है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस पार्ट में है? तो मौलिक अधिकार जो है वह पार्ट 2 में, पार्ट 3 में है। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है और ये सोर्सेस जो है मौलिक अधिकार का जो स्रोत है वह USA से लिया गया है। मौलिक अधिकार कुल मिलाकर के कितने आर्टिकल तक है? तो यह आर्टिकल, या इसको हम अनुच्छेद कहेंगे, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और कुल यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने आर्टिकल में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर इसमें 23 आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट जो है वह 23 आर्टिकल को कवर करती है। तो ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कुल मिलाकर के कितने अनुच्छेद को कवर करती है। तो यह 23 आर्टिकल को कवर करती है। एक क्वेश्चन आप लोगों का यह भी बनता है कि मौलिक अधिकार का सोर्सेस क्या है? तो मौलिक अधिकार का सोर्सेस जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और यह किस पार्ट में इसकी चर्चा की गई है? तो पार्ट 3 में चर्चा की गई है। अब हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार कहते किसको हैं। तो आगे के क्लास में जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ आर्टिकल को, लेकिन आप लोग ये जान लें कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है। जो हमें जन्म से ही प्राप्त है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार जो है वह कैसा अधिकार है? एक नैसर्गिक अधिकार है और यह हमें जन्म से ही प्राप्त है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वह कितने आर्टिकल में है। तो 23 आर्टिकल में और 12 आर्टिकल में क्या है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 12 जो है, आर्टिकल 12 में क्या है? तो इसमें डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, डेफिनेशन ऑफ यानी मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो डिफिनेशन है मौलिक अधिकार का और राज्य के द्वारा जो लागू किया जाता है, तो उसके बारे में आर्टिकल 12 में चर्चा की गई है। अब हम लोग आर्टिकल 13 पर चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 13 ऐसे मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं। यहाँ देखें आप लोग, ऐसे मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं, उसे कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता या
हमारे मौलिक अधिकार किसी अन्य के मौलिक अधिकार को प्रभावित ना करे। तो हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या क्या है। तो मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है और इसमें क्या है कि ऐसे मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं उसका अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, उसको कम नहीं किया जा सकता। और हमारे मौलिक अधिकार, अगर हमारे मौलिक अधिकार से किसी अन्य व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता हो तो उस पर क्या किया जाएगा, तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। इस बात पर आप लोग गौर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार हैं कितने। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि जो हमारा मूल संविधान था, हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे मूल संविधान में कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। तो हमारा संविधान जब इम्प्लीमेंशन किया गया था तो उस समय जो फंडामेंटल राइट था कितना था, तो उस समय फंडामेंटल राइट 7 था। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में कुल मिलाकर कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। तो इस मौलिक अधिकार को, 7वां जो एक मौलिक अधिकार है, इसको कब रिड्यूस किया गया, कब हटाया गया हमारे संविधान से, कब इसको निकाला गया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, उस समय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और हमारे पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को जिसको हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से रिड्यूस कर पार्ट 12 और अनुच्छेद 300 को या ए में रखा गया। और अब संपत्ति का अधिकार लीगल राइट या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो क्या किया गया, कुल मिलाकर के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो कुल मिलाकर के 7 है फंडामेंटल राइट। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं।
सातवां मौलिक अधिकार एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईस्वी में हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया। किस गवर्नमेंट ने हटाया, तो उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। तो संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 31 में था, और उसको हटा करके कहाँ रखा, तो पार्ट 12 में रखा और आर्टिकल 300A में रखा, और इसको क्या बना दिया गया है, तो अब इसे लीगल राइट या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। लीगल राइट या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अब देखेंगे हम कि कितने 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वह क्या है, तो विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता जो है वह किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 जो है वह विधि के समक्ष समता है। उसके बाद आर्टिकल 19 से 22, इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 22-23, इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट एग्निस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। आर्टिकल 29-30, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 32 से 35, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या देखें हम लोग कि कुल मिलाकर के कितने फंडामेंटल राइट हैं वर्तमान में, तो कुल मिलाकर के 6 फंडामेंटल राइट हैं। कुल मिलाकर के 6 फंडामेंटल राइट हैं। एक पहला कानून के समक्ष समता की, उसके बाद नंबर 2 19 से 22 जो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29-30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 32 से 35 जो है वह क्या है, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आर्टिकल 14 जो है इसको हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल 14 जो है इसमें क्या कहा जा रहा है कि विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 में कहा जा रहा है कि कानून के समक्ष
सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वह कोई भी हो, बड़ा से बड़ा कैपिटलिस्ट हो या एक कोई भी जनरल आदमी हो, लेकिन वह कानून के समक्ष क्या होगा? कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान होंगे। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान होंगे। और यह बात जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो इसको ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं। और कानून जो है, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्ति को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। तो ये बातें कहाँ से ली गई है? तो इसको यूएसए से लिया गया है। आप लोग याद रखेंगे, सभी को जो समानता ली गई है तो वह ब्रिटेन से, और संरक्षण का वर्ड जो है वह यूएसए से लिया गया है। अब हम लोग आर्टिकल 15 को देखते हैं। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, कलर, यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका बर्थ प्लेस हो, चाहे कोई भी कलर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 को। तो आर्टिकल 16 जो है, इसमें क्या है कि जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं, सर्विस हैं, तो सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि इसी में 16A में EWS दिया गया है। SC ST को या कोई भी कास्ट हो, जो भी रिजर्वेशन दिया गया है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कमज़ोर वर्गों को, वह किस आर्टिकल में एजुकेशनल दिया गया है? तो इस आर्टिकल में ही, आर्टिकल 16 में दिया गया है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 17 पर। आर्टिकल 17 जो है, इसमें है इसमें किसको रिमूव किया गया है? तो इसमें किया गया है अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है। किस आर्टिकल में? इस आर्टिकल को भी कई बार पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 18 पर। इसमें टाइटल को रिमूव किया गया है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो हम लोग देखें कि यह आर्टिकल जो है कितने को कवर करता है? तो 5 आर्टिकल इसमें है। विधि के समक्ष, कानून के समक्ष, समता में। तो उपाधियों का अंत जो है, उपाधियों का अंत तो किया गया है, लेकिन यह शिक्षा और सेना, शिक्षा में जैसे आपको हो गया, कोई भी एकेडमिक शिक्षा है तो उसमें जो भी दिया जाएगा, उपाधि दिया जाएगा, तो वह जैसे पद्म भूषण हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्मश्री हुआ, ये उपाधि दी जा सकती है। सेना में जितना भी है, परमवीर चक्र है, ये है, जो भी है, वीर चक्र है, तो वो सारे उपाधि जो है, यह इसको रिमूवल नहीं किया गया है। तो शिक्षा हुआ और सेना, ये दोनों जो है इसमें परमानेंट रहेगा। और जमींदार हुआ, ठाकुर हुआ, जो भी हुआ, ये सब उपाधि जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे आर्टिकल को। आर्टिकल 19 से
आर्टिकल 19 से 92, इसमें है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो इसमें 6-7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। जैसे हो गया बोलने की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अपनी किसी भी बात को किसी के सामने रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुआ, उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता हुआ। उसके बाद हम लोग जो झंडा को फहराते हैं, इसका फ्रीडम हुआ। भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता। ये तमाम जो फ्रीडम जो हमको मिला हुआ है वह किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये तमाम जो फ्रीडम मिला हुआ है वह किस आर्टिकल में मिला हुआ है? तो आर्टिकल 19 में मिला हुआ है ये तमाम फ्रीडम। आर्टिकल 20 पर हम लोग आते हैं। इसमें है अपराधों के विरुद्ध संरक्षण। इसके कहने का मतलब है कि अगर हमने एक प्रकार का अपराध किया है तो एक अपराध के लिए हमको एक बार ही सज़ा मिलेगी, और उस समय जो सज़ा का प्रावधान है, जो प्रोविज़न है, उसी के अकॉर्डिंग उस अपराध के लिए हमको पनिश्ड किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 आप लोगों को ये बताता है कि अपराध के विरुद्ध कैसा हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, संरक्षण चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार, जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। ये अधिकार जो है यह पूरे फंडामेंटल राइट का सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जब हमारा इमरजेंसी लगता है तो उस इमरजेंसी के समय भी इस अधिकार को गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं करती। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, और इसी में 21 को में 2002 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एलिमेंट्री एजुकेशन, कंपलसरी प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 22 हमको ये बताता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में संरक्षण कैसे मिलता है, कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ सबसे पहले क्या जारी किया जाता है? सबसे पहले जो है वह वारंट इशू किया जाता है। उसको वारंट का मतलब हुआ कारण बताया जाता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, और
अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जो है वह अपने मन पसंद का किसी भी एडवोकेट को रख सकता है, और अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको आने जाने में जो भी समय लगेगा उस समय को हटाकर उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हम लोगों का 2 अधिकार हुआ, नंबर 1 विधि के समक्ष समता और नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 23, 24। आर्टिकल 23 में जो है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम देखेंगे आर्टिकल 23 हमें बताता है, आर्टिकल 20 राइट एग्निस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम या मानव व्यापार नहीं किया जा सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने बंधुआ मजदूर उन्मूलन, जिसकी चर्चा हम लोग कमिंग क्लास में करेंगे, बलात् श्रम और मानव व्यापार पर रोक लगाया है। और आर्टिकल 24 इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री जाने पर बैन लगाया गया है, या कोई भी डेंजरस वर्क, खतरनाक काम पर जाने पर रोक। ये आपका आर्टिकल 23, 24 है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 25 to 28। इसमें है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 को देखेंगे, इसमें है कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, को ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उस धर्म को मानने की छूट दी गई है। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिस धर्म को अपनाने से हमें शांति मिलती है, उस धर्म को हम अंतःकरण की स्वतंत्रता, उस धर्म को हम मान सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, और हम उसका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 को देखेंगे, इसमें है कि किसी भी धार्मिक संस्थान का प्रबंधन कैसे होगा। धार्मिक संस्थान का प्रबंधन कैसे होगा, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो इस पर चर्चा जो की गई है वह आर्टिकल 26 में की गई है। आर्टिकल 27 को हम लोग देखते हैं कि किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वह इम्पोज नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए
किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता, उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 28। ऐसे धार्मिक संस्थान जो राज्य द्वारा या सरकार द्वारा संचालित की जा रही हो, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कि हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 25, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और इसमें आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 हमको ये बताता है कि धार्मिक संस्थानों में किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार का उसको मैनेज किया जाए, इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 27 में किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का टेम्पल बनाने के लिए, किसी को चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसके लिए किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 ऐसा संस्थान यहाँ हम लोग देखते हैं कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हो या राज्य के द्वारा संचालित की जा रही हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 29 और 30 को। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो इसमें है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 इसमें है किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, चाहे माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 को देखते हैं। आर्टिकल 30 इसमें है कोई भी अल्पसंख्यक क्लासेस हो, किसी भी, चाहे वह माइनॉरिटी हो चाहे वह मेजॉरिटी में हो, किसी भी व्यक्ति को अपने मनपसंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
को चलाने का अधिकार है, चलाने का या खोलने का, चलाने का अधिकार है। अब सबसे लास्ट वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। आर्टिकल 30 के बाद जो है वह आर्टिकल 31 है, इस पर हम लोग प्रारंभ में ही चर्चा कर चुके हैं राइट टू प्रॉपर्टी पर। तो अब सबसे लास्ट जो है आर्टिकल 32 से 35, तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इस अधिकार को हम लोग समझेंगे कि संवैधानिक उपचार जो है, जितने भी हमें फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं, उन तमाम फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखने का अधिकार जो है, क्योंकि यह एक कैसा अधिकार है, तो फंडामेंटल राइट जो है एक राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है। तो इस अधिकार को सुरक्षित रखने का जो है, तो इसके लिए कोर्ट के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकार को प्राप्त करने से हमें वंचित करता है, तो उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 22(6) के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाकर के हम अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार को कोई भी संस्थान या व्यक्ति प्रभावित करता है, तो इसके लिए हमको कहाँ न्याय मिलेगा, यहाँ मिलेगा जस्टिस, यहाँ मिलेगा जस्टिस। तो इस अधिकार, इतने बड़े अधिकार को जो हमें जन्म से प्राप्त है, मिला हुआ है, इसीलिए इन अधिकारों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पर चर्चा किया, और कमिंग क्लास में जो है हम देखेंगे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और फंडामेंटल राइट में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हम वन लाइनर क्वेश्चन बना करके, उसके बाद जो क्वेश्चन जो होगा उसे बना करके आप लोगों को देंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। थैंक यू।